हाउस में PMLN की जो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी है उससे मेरी आज मुलाकात हुई। बड़ी इलेक्शन के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू भी हुई, स्ट्रैटेजी भी हमने डिस्कस की और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शंस में भारी अक्सरियत से। इसके अलावा अगर आपके पास जो रेलेवेंट, आप मुझे पता है बेचैन है, सब बताएं क्या सवाल आते हैं आपके पास। कल इमरान खान का खिताब होता है और उसका आज जो आप इलेक्शन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है अल्ताफ, उनकी प्रेस रिलीज में आता है और एक साफ कहा जाता है कि खुदारा हमें काम करने दिया जाए, दबाव ना डाला जाए और जो हार है उसको तस्लीम किया जाए। इस पे आप क्या कहती हैं? और उनको बहुत सी और ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि हर कोई जो है हैरान हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखोगे? मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि अब पूरी कौम को भी, इदारों को भी ये समझ आ गई है कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं, माफिया क्या होते हैं, वो इदारों को किस तरह बदनाम करते हैं, इदारों को किस तरह प्रेशराइज करते हैं। इदारे उनकी मर्जी का फैसला करें तो इदारे बहुत अच्छे हैं, इदारों के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स आप खुद करें तब वो ठीक है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया है, ये बड़ी गलत इसलिए बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वैसे भी खुफिया बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के ऊपर या ओपन बैलेट के ऊपर अपनी जो राय दी थी वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी, वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। वो आईने पाकिस्तान जो कहता है सीक्रेट बैलेट के बारे में, वो वाली पोजीशन थी और मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन तस्लीम की। और अगर हमारी भी आज भी यही पोजीशन है जो आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो पार्लियामान कर सकती है, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बगैर ना ECP को ये इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या किसी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सके। अब रही बात इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करने की, उसको बुरा भला कहने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि बलूचिस्तान में, KPK में और पंजाब में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और KPK में, जहां आपने अरबोंपति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलूचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, KPK से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहां से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला, वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सज़ाएं सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी खिलाफ फैसला आए, गलत काम करें उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। वरीन साहब ये बताएं, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं एतमाद का वोट लेने, अपोजिशन क्या रवैया अख्तियार करेगी? क्या इस सारे प्रोसेस से अलग होगी या इसमें शामिल रहेगी? क्या सबसे पहले तो मैं ये है मुझे इस बात पे कि कौमी असेंबली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है। और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये कहना पड़ता है, और उन्होंने कहा है, मैं वो शिक पढ़ देती हूँ आइन की, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं
اور ان کو اب ووٹ آف کانفیڈنس جس کو اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں وہ لینا چاہیے. وہ شک یہ کہتی ہے پریزیڈنٹ ہیز ایکسپٹ. نون کے اجلاس کے بعد مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا سسیلین مافیا کیا ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کو نشانہ بنانا غلط بات ہے. الیکشن کمیشن نے آئینی پوزیشن لی تھی. مریم نواز نے مزید کہا کہ سیکرٹ بیلٹ صرف ترمیم کے ذریعے تبدیل ہو سکتا ہے. سیکرٹ بیلٹ تبدیل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں. آف دا ہاؤس مطلب کہ وزیر اعظم کو آپ کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ ہاؤس میں اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں. تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں صدر صاحب کو بھی کہ جو بات پاکستان کے عوام کو ڈسکا میں سمجھ آ گئی تھی, وزیر آباد میں سمجھ آ گئی تھی, نوشہرہ میں سمجھ آ گئی تھی, سندھ میں سمجھ آ گئی تھی, KPK میں سمجھ آ گئی تھی, بلوچستان میں سمجھ آ گئی تھی, پنجاب میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. اور پے در پے جو چاروں صوبوں سے ضمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو عوام کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں, وہ بات ان کے صدر کو کل سمجھ آئی ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو سمجھ آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو سمری یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان اپنا اعتماد کھو چکا ہے, وہ سمری کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام دیکھیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں. پارلیمانی پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی, کیا آزاد کشمیر میں PDM طرز کا کو KDM بننے جا رہے ہیں؟ ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ PMLN سے وابستہ کچھ لوگ جو ہے شاید PTI کے ساتھ رابطے میں ہیں جو الیکشن میں وہاں پہ جا سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پارلیمانی پارٹی, جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس, جبر, دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی ممبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا آزاد کشمیر کا. اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر, آزاد کشمیر کی پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے. 73 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جایا کرتی تھیں, لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جایا کرتی تھیں. لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر, پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر کہ وہ آج بھی یونائٹڈ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی. مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے, آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے, پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے. میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ڈسکا والا حال ہوگا, وزیر آباد والا حال ہوگا. تھیلے اور ممبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے, بہت بدنامی ہوگی. مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی. اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو گلگت بلتستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا. آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی, تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا اس میں اسٹیٹمنٹ دی. اسی دوران جس وقت تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں, آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنریبل PM بھی موجود تھے. اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے PM راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی؟ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے PM نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا. الیکشن کمیشن کا اصول بھی یہی رد عمل تھا, تو کیا آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن جو ہے اس کو قبول کیا اور اس الیکشن کمیشن کو بہتر یا ٹھیک کرنے کے لیے آخر کب تعین کیا جائے گا اس کو درست سمت میں لانے کے لیے؟ نہیں, میں یہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں کیا, اسی لیے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیر اعظم مانتی ہوں نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے. وہ سلیکٹڈ تھا, سلیکٹڈ ہے اور ہمیشہ سلیکٹڈ کے نام سے ہی یہ بدنامی کی مہر اس کے ماتھے پر سجی رہے گی.
बाकी रही 2018 का एहतसाब, तो वो अवाम ने खुद कर दिया, वो डस्का के अवाम ने कर दिया, वो नौशहरा के अवाम ने कर दिया, वो चारों सूबों के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में 2018 में इलेक्शन चोरी करने का, अवाम के वोट पे डाका डालने का हिसाब खुद ही कर दिया। आइंदा अगर ये कोशिश की गई तो ये जान ले कोशिश करने वाले कि अवाम एहतसाब करने के लिए जाग भी रहे और तैयार भी हैं। मरीम साहब, आपका ये कहना है कि PMLN की टिकट ने काम दिखाया, वो टिकट ने किस तरीके से काम दिखाया और क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उसकी वजह यह है कि पंजाब में भी जब हमने 4th सीट पे कंटेस्ट नहीं किया तो बहुत सारे इनके लोग थे जो हमें ये कहते रहे कि हमें टिकट दे दें, हम आपको वोट देना चाहते हैं, आप 4th सीट पे कंटेस्ट करें, लेकिन PMLN ने नहीं किया। और फिर जिन्होंने वोट देने के लिए आमादगी जाहिर की, उन्होंने PMLN से PMLN का टिकट मांगा। बाकी जमातों को वोट देने के लिए, PDM की जमातों को वोट देने के लिए भी उन्होंने PMLN के टिकट की ही वो की थी। लेकिन PMLN एक बहुत माशाअल्लाह बड़ी जमात है, PMLN के अपने कैंडिडेट्स हैं, PMLN के अपने हर जगह पे MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तो PMLN सबको टिकट दे भी नहीं सकती, तो PMLN को पहले देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस जमात को आप उस बात की स्पिरिट को ना भूलें कि जिस जमात को आप ये कहते थे कि वो ख़त्म हो गई, वो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, उसका बयानिया ये था, उसका बयानिया वो था, वो आज लंदन में बैठा है और टिकट उसकी जो आवाम में लोग ये कह रहे हैं कि वोट के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। मुस्लिम लीग नून टिकट बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हैं, और MPAs भी हैं और MNAs भी हैं, ये मैं आपको बता दूं, इस बात का मुझे जाती तौर पे इल्म है। काम दूर कर दें कि आपकी जमात या PDM कल जा रही है असेंबली में या नहीं जा रही है। दूसरा ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसकी एक जुडिशियल हैसियत भी है। तो इमरान खान का बयान क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं है और आपकी लीगल टीम क्या इस बारे में सोच रही है कि उसको तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दायर करेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने बयान दे के तौहीन कर दी, लेकिन बाकी जो इदारों को, वो फौज के इदारे को घसीटते हैं सियासत में, जिस दिन उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त होती है, उनके अपने मेंबर्स उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ वोट देते हैं, तो उस दिन सुबह सुबह वो इदारों के सरबराहों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ग्राउंड में मीटिंग करते हैं, उसके लॉन में मीटिंग करते हैं, तो वो इदारे को सियासत में नहीं घसीट रहे। जबकि इदारे के जो DG ISPR है वो कहते कहते थक गए हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को ये बात कहने की बजाय उनको ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहनी चाहिए कि आप हार रहे हैं, आप बदनाम हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं, आप ना सिर्फ अवामी नुमाइंदों का जो एतमाद है वो खो चुके हैं, बल्कि आप अपने मेंबर्स का एतमाद खो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस सियासत में ना घसीटें। और मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ इदारे के सरबराहान से भी कि आपको किसी तौर भी, जिस दिन इमरान खान को मार पड़ी, जिस दिन उसको अवाम की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, अवामी नुमाइंदों की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपको कभी भी अगले ही दिन उसमें जब वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हों, धौंस और धांधली में मसरूफ़ हों, आपको उनके साथ बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जिन नहीं वो जा रहे हैं तो हम आपको कल ही बताएंगे इंशाल्लाह, कल आपको सब खुद नजर आ जाएगा। लेकिन जिन अपने ही नुमाइंदों को, अपने ही MNAs को, जिनके ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, जो बिक गए, जो पैसों से बिक गए, जिसके ऊपर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, बिक गए, उन्हीं बिकाऊ लोगों से, जिनको जो बकौल आपके बिकाऊ हैं, जो पैसे से बिक गए हैं। कैसे मेंबर्स आपके जो पैसे से बिक गए हैं? और जब वो बिक गए हैं तो क्या आप कल उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे, जिनको आप कह रहे हैं चोर हैं, बिक गए हैं, पैसे ले लिए हैं? तो किस मुंह से कल आप उनसे जाके एतमाद का वोट मांगेंगे? मैं इस चीज का सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि आप आज जिनको अपने कौमी खिताब में नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं जो बिक गए हैं, कल आप किस मुंह से उनके ऊपर उनसे एतमाद का वोट मांगेंगे? और ये भी मैं बता दूं कि आप जो हैं वो फैसला हो गया है,
आप पर अदम एतमाद हो गया है। 91(8) ये कहता है, द प्राइम मिनिस्टर may by writing under his hand address to the president resign from his office. ये कानून कह रहा है, आइन कह रहा है। तो आप पे अदम एतमाद तो हो चुका है। अपने ज़मीर के मुताबिक या वो आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना चाहते। अगर उन्होंने अपने मुताबिक वोट अगर कर दिया है तो आप उनको ये कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप बिक गए हैं, आपने पैसे खा लिए हैं। तो आप उनको अब ये कह रहे हैं कि आओ मेरे सामने खड़े हो और मेरे सामने कहो कि तुम ना अहल हो ना लायक हो। भाई वो तो कह चुके हैं। अगर आप इदारों को इस्तेमाल करके सुबह इदारों के सरबराहान के साथ तस्वीरें खिंचवा कर अगर आप ये समझते हैं कि इदारों को इस्तेमाल करके अपनी तस्वीरों को इस्तेमाल करके धौंस और धांधली से आप उनको अपने सामने खड़े होकर डरने पे मजबूर कर देंगे और उनको ये कहेंगे तुम मुझे वोट दो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो वोट तो वो दे चुके हैं आपके खिलाफ, फैसला आपके खिलाफ आ चुका है। अब आइन ये कहता है कि आपको रिजाइन करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है। आपका अपना सदर ये कह रहा है कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, अवाम का एतमाद, अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। तो मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है। वो जो सिलेक्टेड था उस पर भी अदम एतमाद का इजहार हो चुका है। तो डराने, धमकाने, धौंस, धांधली से अगर आपने अपने वोटर्स को कल दूरबीन के सामने रख के वोट देने पर मजबूर कर भी दिया तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फायदा, जो आपको पता हो कि आपने एक एक दिन अब आपका मुश्किल होता जाएगा। ऐसे वो आपके सामने खड़े होके भले वो आपको डरने से या डिस्क्वालिफिकेशन के उससे आपको वोट दे दे, लेकिन ऐसी मजबूर और लाचार और नाकाम हुकूमत का क्या फायदा। आपको अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं है। और फिर मैंने सुना ये बात सच है कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है दस्का का जो फैसला है ईसीपी का। जी। अगर ये फैसला आपने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही एतमाद है अवाम के ऊपर कि अवाम आपके साथ है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या छुप रहे हैं? फिर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आए जरा मैदान में, लड़े इलेक्शन डस्का में। अगर आपको इतना एतमाद है तो अवाम पे एतमाद करें ना। आप इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि आपके अपने मेंबरान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर आप अवाम की अदालत में गए तो आपका तारीखी घेराव होगा, एहतसाब होगा, क्योंकि आप अवाम के मुल्जिम हैं। आपने महंगाई की जो शरह है वो कहाँ से आप कहाँ ले गए। रोज सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सुना है आज जो चीनी है उसकी वो 110 रुपए किलो तक बिक रही है। रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, रोज गैस की कीमतों में इजाफा होता है, रोज आटा, चीनी, तेल, सब्जियों, गोश्त, अंडों की कीमतों में इजाफा होता है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा होता है। तो आप आए जरा आवाम की अदालत में, लोग आपका एहतसाब करने को तैयार बैठे हैं। मुझे बताएं कि सेनेट इंतखाबात में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार गैर जानबदाराना था या उसमें कोई किरदार अदा किया उन्होंने? मैडम दोबारा यही बात कह रही हूँ कि मियाँ साहब के बहादुरी और जो उनका एक बहुत असूलों पर मबनी एक स्टांस था, ये उसकी विंडिकेशन है कि इदारों को पीछे हटना पड़ा। उनको अपने अगर वो पूरी तरह पीछे नहीं भी हटे लेकिन वो खुल के उस तरह से सामने आपकी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह ये है कि आप इतनी बुरी तरह पिटे हैं अपने नुमाइंदों के हाथों। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के जो मोहतरम इदारे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आवाम की नज़रें इस वक्त आप पर हैं, आपके अपने इदारे की भी नज़रें इस वक्त आप पर हैं। अगर आपने इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश की, उनके मेंबरान को दबाव में लाने की, फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है। इस नालायक नाअहल आवाम की मुजरिम हुकूमत के पीछे खड़ा होना किसी तौर भी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सदर की तरफ से जो ये एतमाद के वोट की बात की जा रही है, इसका दूसरा कानूनी पहलू ये बहस हो रहा है कि अगर एतमाद का वोट ले गए तो 6 माह तक उनके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख नहीं आ सकती। क्या उनको सिक्योर करने के लिए ये अब कल के बाद इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। के लिए तो ज़मीर जागा में इमरान था, लेकिन फरजाना को शिकस्त हुई, उनके लिए
क्या कहेंगे? मेम्बरान को भी पता है कि जो मेजर बैटल है वो कौन सी है। मैडम आखिरी क्वेश्चन, आखिरी बात का कि वो तो चला जाएगा अल्लाह के फजल करम से, लेकिन ये बताइएगा कि पीडीएम का अगला वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? चंगेज़ खान जदूद खैबर से। बड़ी मेहरबानी, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला पीडीएम खुद बैठ के कर लेगी और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमें अभी ना फिक्र करने की जरूरत है ना गौर करने की जरूरत है। शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। क्रिटिसाइज किया जाता है उसे नैब कहते हैं। हाँ, उसके बारे में नोटिस किया है। वो नैब जो है वो इमरान खान की जाती जागीर है, जिसको वो अपने ओपोनेंट्स को डराने धमकाने के लिए, चुप कराने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नैब का जो मकरूर चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है, और अब जिसको नैब पकड़ती है तो आवाम को पता चल जाता है कि इस बंदे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये बंदा खतरा है, इसको पकड़ो। हमारा वजीर आजम, मेरे दिल का वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब। इस्लामाबाद में मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि सबको पता चल गया सिसिलियन माफिया क्या होती है। इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाना गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने आईनी पोजीशन ली थी और सीक्रेट बैलेट सिर्फ तरमीम के जरिए तब्दील हो सकता है। सीक्रेट बैलेट तब्दील करना किसी के इख्तियार में नहीं है। जब वो जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद की सीट से हारते हैं तो वो गलत है। कौमी असम्बली इजलास आइन के तहत बुलाया गया है। सदर अपनी असम्बली को पब्लिक करे। मुस्लिम लीग नून को पुरानी जमात ना समझा जाए। अब मुस्लिम लीग नून चुप रहने वाली नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इलेक्शन के मैदान में मुकाबला होगा तो जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा इंतखाबात से डरते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारी ज़्यादा पोजीशन अच्छी है। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मरियम नवाज ने इस गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाना गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने आईनी पोजीशन ली। सीक्रेट बैलेट सिर्फ तरमीम के जरिए तब्दील हो सकता है। सीक्रेट बैलेट तब्दील करना किसी के इख्तियार में नहीं। जब वो जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद की सीट से हारते हैं तो उनको सब कुछ गलत नजर आता है। बिल्कुल, मरियम नवाज का मजीद कहना था कि वोट पर डाका डाला तो डस्का और वजीराबाद वाला हाल होगा। अगर मैंडेट चुराने की कोशिश की तो बहुत बुरा हाल होगा। इलेक्शन कमीशन या किसी इदारे को इख्तियार नहीं कि आइन को तब्दील कर सके, और 2018 का इलेक्शन मैंने कबूल नहीं किया है, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं मानती हूँ। आइंदा वोट चोरी किए तो अवाम जवाब देने को तैयार है। जिन पर बिकने का इल्जाम लगाया है इनसे कैसे वोट मांगेंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। इस वक्त मुल्क में कोई वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म का फैसला PDM बैठकर तय करेगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से।